हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वेक्टर। इजी टॉपिक है और अगर आप पीजीटी फिजिक्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का है या फिर सेंटर लेवल का है, तो इस टॉपिक की यहाँ से आपके क्विक रिवीजन हो जाएगी और साथ इसके हम कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एक इम्पोर्टेंट हेडिंग्स को मैंने पहले ही लिख लिया है, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये है कि फिजिकल जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक स्केलर और वेक्टर। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिनका हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम उनकी डायरेक्शन को भी देखते हैं। तो देखिए जैसे स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इनकी इसका डायरेक्शन से कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे टेम्परेचर, या फिर हम बात करें डिस्टेंस की, या फिर हम यहाँ पे बात करें वॉल्यूम की, ये सारी की सारी एक्सेट्रा क्वांटिटीज हैं। इनकी हम डायरेक्शन को मेजर नहीं करते, यहाँ सिर्फ हम इनके मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं। उसके बाद कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे कि हम देखें डिस्प्लेसमेंट हुआ, एरिया, फोर्स, वेलोसिटी एक्सेट्रा। ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज होती है इनका हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनकी डायरेक्शन को भी मेजर करते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फोर्स जैसे 5 न्यूटन फोर्स हमने किसी डायरेक्शन में लगाया है, वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी कितनी वेलोसिटी है, और साथ ही साथ जो एरिया है एरिया को भी हम एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, जैसे इसको समझने के लिए हम 3 फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मैंने लिया एक डिस्क, एक स्फेयर, और मान लीजिए यहाँ पे एक क्यूब को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे हमने क्यूब लिया है, तो इनके जो एरिया के मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम कई बार इनकी डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन जैसे कि अगर हम फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स में, तब हम एरिया को एज एन वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, अगर कोई प्लेनर सरफेस है तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमारी एरिया की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे एक क्लोज बॉडी है, क्लोज सरफेस है, तो उसकी एरिया की डायरेक्शन होगी ऑलवेज आउटवर्ड टू द सरफेस, ना कि इनवर्ड टू द सरफेस। इनवर्ड हम एरिया की डायरेक्शन नहीं देंगे। सिमिलरली यहाँ पे एक क्यूब है, एक क्लोज सरफेस है, तो यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन जो होगी आउटवर्ड टू द सरफेस होगी, ना कि इनवर्ड। तो यहाँ पे एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर ए है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका एक्स कंपोनेंट प्लस में वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में हम आई कैप, जे कैप और के कैप उसके साथ लगाएंगे। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। इसके बाद मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं, जो भी उसके कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट उसका हम स्क्वायर कर देंगे, वाई कंपोनेंट उसका हम स्क्वायर कर देंगे, और जेड कंपोनेंट उसका हम सिंपली स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लगा देंगे। उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको हम ए कैप से डिनोट करते हैं और मैग्नीट्यूड को हम ए मोड से डिनोट करते हैं। देखिए किसी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा यूनिट वेक्टर बन जाएगा, और उसके साथ साथ जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का हमेशा 1 होता है यूनिट वेक्टर का। ये 2-4 चीजें हैं जो ध्यान देने की है, आपकी रिवीजन हो रही है साथ साथ। इसके बाद हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2D।
कि किसी वेक्टर को 2 डायमेंशनल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कंपोनेंट को हम कैसे लिखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, पी पॉइंट तक का वो गया हुआ है, ए एक्स उसका एक्स कंपोनेंट, ए वाई उसका वाई कंपोनेंट। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये लेंथ हमारे पास ए एक्स होगी, ये ओरिजिन, ये लेंथ हमारे पास ए वाई होगी। सिमिलरली अगर हम इसको कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन स्पेस में अगर ड्रॉ करते हैं किसी वेक्टर के कंपोनेंट को, तो सिंपली हम सबसे पहले एक्स वाई जेड एक्सिस ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, किसी पी पॉइंट तक ये गया हुआ है, ए एक्स ए वाई ए जेड उसके कंपोनेंट हैं। अब वो वेक्टर यहाँ पे 2D में अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। हमने ये अज्यूम किया बीटा वेक्टर, बीटा एंगल वो वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। सिमिलरली अगर हम प्लेन में देखें तो वो अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ और गामा एंगल जेड एक्सिस के साथ बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ अल्फा यहाँ पे क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, तो कोस ऑफ अल्फा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ए एक्स बाय वेक्टर। वेक्टर नहीं, यहाँ पे हम जस्ट इस लेंथ को, मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे कोस ऑफ बीटा हमारे पास क्या होगा, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल को जब हम लेंगे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हम कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा को निकाल सकते हैं। कोस ऑफ अल्फा यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स बाय ए, कोस ऑफ बीटा यहाँ पे क्या होगा, ए वाई बाय ए, और कोस ऑफ गामा यहाँ पे क्या होगा, ए जेड बाय ए। यहाँ पे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें, जो ये वेक्टर ए है इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब देखिए जो ये कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ बीटा, कोस ऑफ गामा है, इनको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। मींस जो वेक्टर एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, उसका हम कोसाइन ले लेंगे तो उनको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। इनको सिंपली एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। इनको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, कोसाइन बोलेंगे। मीन्स दैट इज द एंगल, द कोसाइन, कोस ऑफ एंगल, cosine of angle made by the vector with x, y and z axis respectively। मीन्स वही बात हुई कि जो वो वेक्टर एंगल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ मिला बना रहा है, उसका कोसाइन हम ले लेंगे। अब देखिए जो ये हमारा वेक्टर ए है या ये वाला वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर और उसका हम रूट ले लेंगे। तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे देखिए ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए कोस ऑफ अल्फा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस में ए वाई को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, प्लस में ए जेड को क्या लिख सकते हैं, ए जेड स्क्वायर को ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। यहां से जो ए है कॉमन है तो वो कट जाएगा,
यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू हमारे पास 1 हुई। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से हमें क्या समझ आ रहा है कि जो एल एम एन मिल के एक वेक्टर बना रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड 1 है। मींस क्या हुआ कि ये एक यूनिट वेक्टर हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये एक यूनिट वेक्टर है। इस बात को हम यहां से भी देख सकते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर को हमने लिखा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। अगर हम इस कंप्लीट को इसके मैग्नीट्यूड ए से डिवाइड कर दें तो यहां से देखिए जो ये ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड क्या बन गया, एक यूनिट वेक्टर बन गया। तो यूनिट वेक्टर हम लिख सकते हैं। अब देखिए ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स डिवाइडेड बाय ए कोस ऑफ अल्फा, या फिर हम उसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, एल एल सिंपली आई कैप ए वाई बाय ए कोस ऑफ बीटा मीन्स एम जे कैप प्लस ए जेड बाय ए कोस ऑफ गामा, या फिर एन के कैप। तो देखिए एक यूनिट वेक्टर बन रहा है। मीन्स वही है कि डायरेक्शन कोसाइंस का जब हम स्क्वायर करके उनको ऐड करते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मीन्स वो एक मिलकर एक यूनिट वेक्टर बना रहे हैं। तो इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन भी देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन 2019 में आया है एचटेट के और एक क्वेश्चन 2021 एचटेट में आया हुआ है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डाटा चेंज किया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेव फ्रंट ऑफ ए लाइट बीम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, देन द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ लाइट विद द वाई एक्सिस। मीन्स यहाँ पे जो लाइट है वो वाई एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है। यहाँ पे हमें इन्होंने वेव फ्रंट की इक्वेशन दी है जो कि एक प्लेन की इक्वेशन है। हमें पता है कि जो वेव फ्रंट होता है एक सरफेस होता है, एक प्लेन होता है, जैसे कि स्फेरिकल हो गया या प्लेन सरफेस हुआ, प्लेन वेव फ्रंट हुआ। तो इससे पहले हम थोड़ा सा प्लेन की इक्वेशन को देखते हैं। प्लेन की इक्वेशन को हम लिखते हैं r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। यहाँ पे r क्या है, n क्या है और d क्या है उसको पहले समझते हैं। मान लीजिए हमने एक प्लेन को ड्रॉ किया कोऑर्डिनेट एक्सिस में x, y, z। जो यहाँ पे r है, r प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट P है, उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, r। और जो यहाँ पे d है, d परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन की ओरिजिन से। मान लीजिए ये प्लेन है तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ओरिजिन से प्लेन तक, उसको हम d से डिनोट करेंगे। और जो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ d, मतलब उस डिस्टेंस d की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम n कैप से डिनोट करेंगे। तो हमें पता है कि जो वेव की डायरेक्शन होती है, वेव की डायरेक्शन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट है, वो इस तरह से मूव करेगा और जो हमारी वेव होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस मूव करेगी। मान लीजिए कोई प्लेन वेव फ्रंट है, ये एक वेव फ्रंट सिंपली क्या होता है कि एक पॉइंट्स छोटे छोटे होते हैं जहां पे लाइट की जो सारे पॉइंट्स हैं वो सेम फेज में होते हैं। यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे इस सरफेस पे वो सेम फेज में होंगे। तो ये वेव फ्रंट हुआ और लाइट की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लेके आते हैं। तो कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस
वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इनटू में यहां से हम आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इज इक्वल टू सी। देखिए ये आर तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमारे पास ये एन कैप हम इसको नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक वेक्टर है ना कि एक यूनिट वेक्टर है। तो हम इसको यूनिट वेक्टर, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे हम। तो यहाँ पे आर लिखा हमने, 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसको हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन सब कंपोनेंट का स्केयर करेंगे 1, 4 और 9, इसकी वैल्यू होगी 14 इज इक्वल टू सी। तो जो ये यूनिट वेक्टर हुआ ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। हमने यह देखा था यहाँ पे एन कैप, ये इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन हुआ, यही डायरेक्शन ऑफ लाइट हुई। तो ये एक वेक्टर है, इसको मान लिया हमने, मान लीजिए मतलब एन वेक्टर ही है ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है। तो इस एन डॉट वाई एक्सिस को हम सिंपली जे लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अगर देखिए हम जब दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करते हैं ए डॉट बी, ए बी कॉस ऑफ थीटा हम लिखते हैं। तो हम इसी तरीके से लिख सकते हैं एन डॉट जे कैप इज इक्वल टू इनका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। और उसके बाद बी मींस जे, इसका मैग्नीट्यूड भी सिंपली 1 ही होगा, यहां से कोस ऑफ थीटा। तो अब देखिए एन कैप हमारा ये वेक्टर है, आई प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइडेड बाय √14 इनटू में जे कैप इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। अब देखिए ये जे कैप जब आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 देगा, अब इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 वैल्यू आएगी। अब जो इसके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी सिंपली, तो कोस ऑफ थीटा हमारे पास क्या आएगा 2√14, क्योंकि बाकी सभी के साथ जब ये मल्टीप्लाई होते हैं हमें पता है कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट के अगर हम करते हैं तो इनकी वैल्यू 0 आती है। सिमिलरली बाकी चीजें भी जो होती है इसी तरीके से होती हैं। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई, कोस इनवर्स 2√14, जो कि हमारा आंसर ये करेक्ट है। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये भी सिमिलरली उसी तरीके से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी। हम इसको क्या लिख सकते हैं, x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इनटू में यहां से ये क्या आएगा i प्लस जे प्लस के। सिंपली हमने इसको खोल के लिखा, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। यहाँ पे भी हमने इनको खोल के लिखा हुआ है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू यही आएगी। अब आगे देखिए ये आर वेक्टर हो गया, इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसके हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। यहाँ हम यहीं पे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा √3। अब ये एक वेक्टर हो गया, और ये क्या कह रहे हैं, द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट विद एक्स एक्सिस। ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, तो सिंपली क्या आएगा एन डॉट आई, एक्स एक्सिस के साथ हम इसका एंगल देखेंगे, इनका मैग्नीट्यूड 1, 1, क्योंकि ये भी एक यूनिट वेक्टर है इस, और ये भी एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1, यहां से कोस ऑफ थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब i सिर्फ और सिर्फ i के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कोस इनवर्स 1/√3।
तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, ये। सिंपली यहाँ पे भी हमें एक वेव फ्रंट दिया हुआ था जो ट्रेवल कर रहा था, इसकी इक्वेशन ये थी, और उन्होंने यही पूछा था कि वो एंगल लाइट वेव एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। इसके बाद हम वेक्टर एडिशन को देखते हैं। वेक्टर्स को हम सिंपली वैसे ऐड नहीं कर सकते जैसे कि हम जैसे दो नंबर्स को ऐड करते हैं 2 + 5, इस तरह से हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए एक रूल होता है। रूल क्या कहता है, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। मान लीजिए ये कोई फर्स्ट वेक्टर ए है, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। कोई सेकंड वेक्टर बी है, इसके टेल के साथ फर्स्ट वेक्टर का हेड कोइंसाइड करेगा। उसके बाद whose head coincide with the tail of थर्ड वेक्टर, इसका हेड कोइंसाइड करेगा थर्ड वेक्टर के साथ, एंड सो ऑन। इसके बाद फिर नेक्स्ट वेक्टर इस तरीके से आगे चलता जाएगा। देन द रिजल्टेंट इज ड्रॉन फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर की टेल से टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, लास्ट वेक्टर के हेड तक ड्रॉ करेंगे, वो हमारा क्या होएगा, रिजल्टेंट हो गया। ये सी, ये डी, तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा। इस तरीके से हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे। अब देखते हैं हम वेक्टर एडिशन व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और बी वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, तो इनको हम कैसे ऐड करेंगे, ए वेक्टर लिखेंगे हम और इसके हेड के साथ बी वेक्टर की टेल को कोइंसाइड कर देंगे। तो यहां से रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी, तो रिजल्टेंट ये वेक्टर होगा हमारे पास। व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये किस तरीके से ऐड होंगे। सबसे पहले वेक्टर ए को लिखेंगे, अब फर्स्ट का हेड और दूसरे की टेल, मींस यहां पे हमारा बी वेक्टर, मींस बी वेक्टर को हमने ये लिखा, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ए माइनस में बी, क्योंकि बी इस तरफ है और ए इस तरफ है, उल्टी डायरेक्शन में ए के, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, ए माइनस बी लिखेंगे इसको हम। आगे चलते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर एट सम एंगल, या फिर ट्रायंगुलर लॉ। मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ये ए और ये वेक्टर बी, ये किसी एंगल पे है, तो इनका हम रिजल्टेंट किस तरीके से या इनका वेक्टर एडिशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले वेक्टर ए मान लीजिए थोड़ा बड़ा है जैसे भी, और इसका हेड और दूसरे की टेल, ये बी वेक्टर, क्योंकि इनके एंगल को हमने इस तरीके से इनको लगा दिया, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है मान लीजिए, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल, तो इनका रिजल्टेंट दूसरे वेक्टर के हेड तक जाएगा, आर। तो इसको हम आगे एक्सटेंड करके यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी कंप्लीट। ए, यहां पे बी कॉस ऑफ थीटा, ये वैल्यू क्या होगी, बी कॉस ऑफ थीटा, और ये बी साइन ऑफ थीटा। देखिए यहां पर हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, पाइथागोरस लगा देंगे यहां पे हम, बी कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस में बी साइन थीटा का स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर
कॉमन लेंगे और ये दोनों ऐड होके वन रिजल्ट देंगे। प्लस में 2ab cos ऑफ थीटा, ये स्क्वायर को हटा के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये रिजल्टेंट का हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्टली हमें ये याद रखना होगा क्योंकि रिजल्टेंट, दो वेक्टर के रिजल्टेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मान लो जो ए वेक्टर है रिजल्टेंट के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो इस डायरेक्शन को हम देखते हैं। tan बीटा हम क्या लिख सकते हैं यहां से, इज इक्वल टू ये b परपेंडिकुलर बाय बेस a प्लस b cos ऑफ थीटा। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें ध्यान में रखना है क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। और अगर डिफरेंस की बात करें, दो वेक्टर के बीच डिफरेंस की बात करें, अगर वो किसी एंगल पे हैं तो सिंपली प्लस की जगह पे यहाँ पे हम माइनस यूज कर लेंगे। ये हम डायरेक्टली लिख रहे हैं बिना कैलकुलेट किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। तो इन सभी रिजल्ट्स को हम याद रखेंगे। इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हमने क्वेश्चन लिया है जो कि प्रदीप की बुक से है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 फोर्स F and 2F Newton act on a particle. If the first force be double and the second force be increased by 16 Newton, the direction of resultant remain unchanged. Find the value of F. मीन्स दो फोर्स दिए हुए हैं, पहले को हम इंक्रीज करते हैं, मतलब पहले को डबल करते हैं और दूसरे फोर्स को हम 16 न्यूटन से इंक्रीज करते हैं, तो रिजल्टेंट हमारा चेंज, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन का फॉर्मूला हमारे पास है ये, tan बीटा इज इक्वल टू b साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos ऑफ थीटा। यहाँ पे b जो है वो सेकंड फोर्स है 2F और जो A है फर्स्ट फोर्स है F। कह रहा है कि इसको हम डबल कर देंगे, इसको 16 से इंक्रीज कर देंगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले केस में 2F साइन ऑफ थीटा और F प्लस B को 2F लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो हम सिंपली वैल्यू सेम रहेगी, बस यहाँ पे चेंज कर देंगे। 2F प्लस 16 सेकेंड फोर्स को हम क्या करेंगे 16 से इंक्रीज कर देंगे साइन ऑफ थीटा, और जो फर्स्ट फोर्स है उसको डबल कर देंगे प्लस 2F प्लस 16 cos ऑफ थीटा। आगे सॉल्व करते हैं, 2F साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय F प्लस 2F cos ऑफ थीटा। देखिए यहां से अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं और नीचे से भी 2 को कॉमन लेते हैं तो वो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा F प्लस 8 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी F प्लस 8 cos ऑफ थीटा। अब देखिए साइन ऑफ थीटा इक्वल है, यहाँ पे भी F इक्वल प्लस, तो जो ये वैल्यू है ये और ये दोनों सेम होंगी, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं 2F इज इक्वल टू F प्लस 8। ये F इस तरफ जाएगा, 2F माइनस F इज इक्वल टू 8। यहां से F की वैल्यू हमारे पास 8 न्यूटन आ जाएगी। तो इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास दो क्वेश्चन है जो कि HTET में आए हुए हैं। ये HTET 2021 में आया हुआ है और ये भी HTET में आया हुआ है।
पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सर्टेन वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन हैज एक्स कंपोनेंट ऑफ 4 मीटर एंड ए वाई कंपोनेंट ऑफ 10 मीटर। मीन्स कोई वेक्टर दिया हुआ है 4 आई कैप प्लस 10 जे कैप दिया हुआ है। इट इज देन रोटेटेड इन एक्स वाई प्लेन सो इट्स एक्स कंपोनेंट इज डबल। उसका एक्स कंपोनेंट डबल हो गया और हमसे वाई कंपोनेंट उसका पूछा हुआ है, तो उसका नया वाई कंपोनेंट, इसको हम वाई ले लेंगे। तो देखिए जैसे ये वेक्टर है, मान लीजिए ये 4 है और ये 10, ये इसकी वैल्यू ये 10 है और ये 4 है ए वेक्टर। इसको हम जब रोटेट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम रहेगा। तो ए वेक्टर का और ए डैश वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो हम मैग्नीट्यूड की वैल्यू से वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ए का, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, इक्वल होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा रोटेशन में, प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट। यहां से इसकी वैल्यू होगी 116 अंडर रूट इज इक्वल टू 64 प्लस वाई का स्क्वायर। बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे 116 और इसको इस साइड लेके आएंगे इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। यहां से वाई का स्क्वायर की वैल्यू 52 होगी। अब देखिए जब हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है। मींस 52 इन दोनों के बीच में कहीं है। तो यहां से हमारी y की वैल्यू अप्रोक्सीमेट जो इससे मैच हो रही है, देखिए 7.2 मीटर मैच हो रही है क्योंकि इनके बीच में, इन दोनों के 7 और 8 के बीच में लाई करेगी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहां से। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर ए हैज ए लेंथ ऑफ 5 एंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोई वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर जिसकी लेंथ 5 है। क्या कह रहा है वो 30 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाए हुए है। वेक्टर बी हैज ए लेंथ ऑफ 5 एंड एंगल ऑफ 150 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर बी जो है इसकी लेंथ भी 5 ही है। वेक्टर बी है ये हमारे पास, ये 150 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाए हुए है। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस फॉर द वेक्टर सी a माइनस बी। मीन्स a माइनस बी जो वेक्टर c है वो x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा। देखिए ये b वेक्टर है, अगर हम इसे उल्टा कर दें तो ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए ये माइनस बी, ये वेक्टर माइनस बी होगा, माइनस बी प्लस a, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये वेक्टर होगा c। जैसे हमने पीछे वेक्टर एडिशन में किया था, फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल, तो ये रिजल्टेंट इनका। तो यहां से देखिए माइनस बी प्लस ए रिजल्टेंट, ए माइनस बी। इसने एक्स एक्सिस के साथ आप देख सकते हैं 0 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट बी। इसको हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए हमारे पास जो वेक्टर ए है 30 डिग्री के एंगल पे है और यहां से बी वेक्टर है हमारे पास, यहाँ पे ये 30 डिग्री है और ये 150 डिग्री का एंगल बनाए हुए है। ये बी है, हम इसका उल्टा माइनस बी इस साइड ले सकते हैं। ये टोटल 180 हो गया। यहां से 150 को जब हम माइनस करेंगे तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का। अब देखिए ये भी 5, ये भी 5 और दोनों एंगल सेम, तो इनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में लाई करेगा और जो कि हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाए हुए है। तो हमारा ऑप्शन
बी करेक्ट होगा। इसके कुछ बाकी क्वेश्चन और कुछ थ्योरी है, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।